जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रही हूँ। अरे पलक, तुम्हारी पूजा खत्म हो गई हो तो मुझे नाश्ता दे दो। पलक तुलसी माता से कहती है, हे तुलसी माता, मेरे घर परिवार के ऊपर इसी तरह से आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। पलक धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली बहुत ही अच्छी महिला थी। वह चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन तुलसी माता को जल चढ़ाना और उनकी पूजा करना कभी नहीं भूलती थी। पलक कभी भी तुलसी माता की पूजा किए बगैर नहीं रहती थी। उसका पति पास ही की एक फैक्ट्री में काम करता था। पलक रमेश से कहती है, अरे क्या हुआ आपको, आज जल्दी जाना है क्या? रमेश कहता है, हाँ, आज मैनेजर साहब बाहर गए हैं तो उन्होंने सारे काम की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। पलक कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पलक, आज जो कुछ भी हमारे पास है सब तुलसी माता की कृपा से ही तो है। तुलसी माता की कृपा से ही तो हमारे पास जो भी कुछ है वह सब है। शादी से पहले रमेश बहुत शराब पीता था और जो भी कुछ कमाता था वह सब शराब में उड़ा दिया करता था। लेकिन जब से रमेश की शादी पलक के साथ हुई थी, तब से रमेश ने दारू पीना बंद कर दिया था तुलसी माता की कृपा से। एक दिन रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है और वह गिर जाता है और डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि रमेश की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तभी तुलसी माता ने पलक को साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए थे और कहा था कि रमेश जल्द ही अच्छा हो जाएगा। तभी से पलक तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी माता के आशीर्वाद से पलक और रमेश को एक प्यारी सी बेटी हुई। उस प्यारी बच्ची का नाम पलक ने कविता रखा था। पलक कहती है, बेटी कविता, तुम अपने पापा को टिफ़िन पैक करके दे दो, मैं अभी तुलसी माता को जल चढ़ाकर आती हूँ। कविता भी अपनी माँ पलक की तरह ही संस्कारी थी। वह सुबह उठकर नहाकर तुलसी माता के दर्शन किया करती थी, तुलसी माता को जल अर्पित किया करती थी। धर्म कर्म में बड़ा विश्वास रखती थी। वह भी अपनी माँ की तरह ही संस्कार वाली थी। एक दिन पलक कविता से कहती है, अरे बेटी कविता, सुनो, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। कविता कहती है, हाँ माँ, मेरा रिजल्ट आने वाला है, बताइए ना क्या हुआ। पलक कहती है, अरे तुम कोई साधारण बेटी थोड़ी हो, तुम तो मेरी बेटी हो। तुम हर साल की तरह इस साल भी टॉप आई हो कविता। कविता बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसने 12वीं क्लास अब पास कर ली थी और कविता चाहती थी कि मैं आगे भी और पढूं, लेकिन उसके माँ बाबा चाहते थे कि कविता अब शादी कर ले। पलक कविता से कहती है, कविता बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो, लेकिन क्या करें बेटी, हमारे समाज में बेटियों को ज़्यादा देर कुंवारा रखना ठीक नहीं, इसीलिए हमें तुम्हारा विवाह करना पड़ेगा बेटी पलक। पलक कविता से यह बात कहती है और कविता, ठीक है माँ, जैसा आपको और पिताजी को अच्छा लगे। अब रमेश और पलक दोनों मिलकर कविता के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में रहते हैं। पलक और रमेश को एक अच्छा रिश्ता मिलता है। लड़के का नाम रहता है सुभाष और वह एक इंजीनियर लड़का होता है। अब कविता की और सुभाष की सगाई हो जाती है और उनकी शादी भी तय हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद कविता की शादी सुभाष के साथ हो जाती है और वह अपने ससुराल आ जाती है। कविता की सास कहती है, अरे वाह, मेरी बहू तो बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर लग रही है। कविता की सास कविता से कहती है, बेटी, आज से यह घर तुम्हारा है, तुम इसे अपना घर ही समझकर रहना। कभी कोई परेशानी हो तो निसंकोच मुझसे कह देना। कविता की सास और उसका पति बड़े अच्छे थे, लेकिन कविता की जेठानियाँ जो थी, उनकी जेठानियाँ थी सोनल और मिनी। वह कविता से कम सुंदर थी। वह कविता से चिढ़ती थी, कविता से जलती थी। वह दोनों देखो तो सही, आते के साथ ही माँ जी को पटाने लग गई है। कोई बात नहीं भाभी, हम भी उसकी जेठानियाँ हैं, हम दोनों भी उससे कम सुंदर नहीं, हम भी बताएंगे उसे कि हम उसकी जेठानियाँ हैं।
अरे अरे कविता, हम भी दोनों तुम्हारी जिठानियाँ हैं, ज़रा हमारा भी ख्याल रख लिया करो। भी बिल्कुल, मेरा तो फर्ज बनता है भाभी आपका ख्याल रखने का और माँ जी का ख्याल रखने का। ना हो कविता कि तुम सुभाष के साथ ही लगी रहो और घर का और हम लोगों का ध्यान न रखो। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? आप लोगों का ध्यान रखना तो मेरा फ़र्ज़ है और आप दोनों तो मेरी बड़ी बहन हो दीदी। देख लेंगे तुम कितना ख्याल रखती हो। एक और तो कविता की जेठानियाँ आलसी स्वभाव की थी, वह कविता से जलती थी और इधर कविता एकदम एक्टिव, सारा काम समय से कर लेती थी, समय से उठती थी, इसीलिए उसकी जेठानियाँ कविता से चिढ़ती थी और घर में और भी लोग कविता से चिढ़ते थे। कविता घर में सबकी बहुत ही इज्जत मान सम्मान किया करती थी, इसीलिए सब कविता को घर में पसंद करने लगे थे। लेकिन कविता की जेठानियाँ दोनों उससे चिढ़ती थी, वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और एक भी मौका कविता को परेशान करने का नहीं छोड़ती थी। कविता रोज़ सुबह उठती और घर की साफ सफाई करती थी, सबको चाय नाश्ता बनाकर दे दिया करती थी और नहाकर घर के मंदिर की पूजा करती थी। तुलसी माता में जल अर्पित करके तुलसी माता की भी पूजा किया करती थी। कविता की सास कविता से कहती है, बेटी तुम्हारे आने के बाद मुझे इस घर में बहुत अच्छा लगता है। बेटी तुम्हारे आने से तो ऐसा लगता है जैसे कि घर में लक्ष्मी आ गई है। बेटी तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो, सदा इसी तरह से इस घर में बनी रहना और सदा इस घर में ऐसे ही रहना तुम। कविता तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह पूजा पाठ करने के बाद तुलसी माता के पास जाती और तुलसी माता से अक्सर बातें किया करती थी। लेकिन कविता की दोनों जेठानियाँ जब कविता को देखती थी तो उन्हें बहुत जलन होती थी, बहुत चिढ़ती थी वो, और वह कहती थी कि अब कविता को तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। इस तरह से उन दोनों जेठानियों ने कविता के खिलाफ एक योजना बनाई। अरे वाह मिनी, मैं तो ये सोचती थी कि तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, मुझसे कम चलता है, लेकिन क्या बात है, तुमने क्या योजना बनाई है, मज़ा आ गया। अब देखते हैं इस कविता की बच्ची को कि कैसे पूजा पाठ करती है और कैसे ये माँ जी की चहेती बनी रहती है। और दोनों खूब हंसती है और खुश हो जाती है। अब अगले दिन जब कविता सुबह सोकर उठती है और नहाकर पूजा करने के लिए तुलसी माता के पास जब वह जाती है तो वह क्या देखती है कि जहाँ तुलसी माता की कविता पूजा किया करती थी वहाँ तुलसी माता नहीं है। कविता कहती है, हे भगवान कहाँ गई तुलसी माता? तुलसी माता के बिना तो मेरा है ना, मैं कैसे जी पाऊँगी? तुलसी माता की पूजा नहीं करने से तो मेरा दिन ही अधूरा रहता है। कहाँ चली गई मेरी तुलसी माता? किसने यहाँ से तुलसी माता को हटा दिया है? जी माँ जी, मेरे तुलसी के पौधे को किसने हटाया है? क्या आप जानती हैं कि यहाँ से तुलसी का पौधा कहाँ गया है माँ जी? नहीं नहीं कविता बेटी, मैंने तो तुम्हारा तुलसी का पौधा नहीं देखा बेटी किसी को हटाते हुए। कविता की जेठानी पीछे से आती है और कहती है, अरे कविता तुम कैसी बातें कर रही हो? तुलसी का पौधा भला कौन हटा सकता है यहाँ से? कहाँ जाएगा तुलसी का पौधा? यहीं कहीं होगा, देखो ना तुम। देखो कविता, हो सकता है कि तुम्हारी तुलसी माता तुमसे नाराज होकर कहीं चली गई हो। उसकी दोनों जेठानियाँ कविता का मजाक बना रही थी, लेकिन कविता कुछ नहीं बोलती है और वह सुभाष के पास जाती है। सुभाष से कहती है, मुझे तुलसी का नया पौधा चाहिए। सुभाष और कविता दोनों मिलकर तुलसी माता का नया पौधा ले आते हैं और कविता उस नए पौधे को वहीं रोप देती है, वहीं लगा देती है जहाँ पुराना तुलसी का पौधा था। यह देखकर कविता की जेठानी मिनी देख लेती है और कहती है, अरे ये तो दूसरा पौधा लेकर आ गई है तुलसी माता का। मिनी कहती है मन में, अब मैं देखती हूँ यह कितने तुलसी के पौधे लाती है। जितने तुलसी के पौधे लाएगी मैं सारे के सारे गायब कर दूंगी। और सोनल और मिनी दोनों मिलकर रात के समय तुलसी के पौधे को उखाड़कर फेंक देती है। कविता सुबह उठी और कविता ने देखा कि जो पौधा मैंने अभी अभी लगाया था वह पौधा भी गायब हो गया है, नहीं है। तो कविता ने सुभाष से कहकर फिर नया पौधा मंगवाया, लेकिन वह पौधा भी गायब हो जाता था। जो पौधे कविता लगाती वह सारे पौधे सुबह कविता को नहीं मिलते थे। अब यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और कविता हमेशा नए पौधे लाकर लगाती रही।
कविता ने कई पौधे मंगवाए और उसकी दोनों जिठानियां उखाड़कर फेंक देती थी। कविता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब तो सुभाष भी चक्कर में पड़ गया। सुभाष ने कहा, अरे कविता, ये कब तक चलेगा है? तुम रोज नया पौधा मंगवाती हो और रोज गायब हो जाता है। कविता कहती है, हाँ जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं पौधा लगाती हूँ तो वो कहाँ चला जाता है, कौन उस पौधे को गायब कर देता है रात में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको मुझसे दुश्मनी हो सकती है, कौन है जो मुझसे चिढ़ता है। जब भी मैं पौधा लगाती हूँ तुलसी का तो वह फेंक देता है। ऐसा कौन हो सकता है? किसको मुझसे परेशानी हो सकती है जो तुलसी का पौधा हटा देता है? सुभाष कहता है, सुनो कविता, कुछ दिनों के लिए तुम तुलसी का पौधा मत लगाओ, ऐसे ही रहने दो। अगर तुम कुछ दिनों तक तुलसी का पौधा नहीं लगाओगी तो जो तुलसी का पौधा उखाड़कर बार बार फेंक देता है वह भी फिर फेंकना बंद कर देगा, क्योंकि मैं भी कविता परेशान हो चुका हूँ। तुम बार बार तुलसी का पौधा मंगाती हो और कोई बार बार उखाड़कर फेंक देता है। ठीक है कविता, मैं आज आखिरी बार तुलसी का पौधा लाकर दे रहा हूँ, लेकिन फिर मैं बार बार तुलसी का पौधा लाकर तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, आज तो आप लाकर दे दीजिए ना तुलसी का पौधा। ठीक है, लाता हूँ। सुभाष कविता को तुलसी का पौधा लाकर दे देता है। कविता उस तुलसी के पौधे को तुलसी क्यारे में बो देती है। अब कविता तुलसी माता से प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता, ना जाने कौन है जो आपका पौधा बार बार उखाड़ कर यहाँ से हटा देता है, फेंक देता है। मैं परेशान हो चुकी हूँ तुलसी माता। अब सुभाष ने भी कह दिया कि मैं अब तुलसी का पौधा लाकर नहीं दूंगा। अब तो वह भी तुलसी का पौधा लाकर नहीं देंगे। माँ, मैं कैसे आपकी पूजा करूँगी? हे तुलसी माता, अब आप ही कुछ कीजिए ना। अब क्या होता है, रोज की तरह कविता की जेठानी सोनल और मिनी तुलसी के पौधे को उखाड़ने के लिए जाती हैं। जैसे ही सोनल और मिनी तुलसी के पौधे को हाथ लगाती है उखाड़ने के लिए, वैसे ही उन दोनों के चारों हाथ उस तुलसी के पौधे में चिपक जाती है। फिर मिनी कहती है, अरे ये क्या हो गया? सोनल कहती, हाँ मिनी, देखो ना, ये क्या हो गया? हमारे तो हाथ ही तुलसी के पौधे में चिपक गए हैं, अब हम क्या करें? मिनी सोनल से कहती है, दीदी अब क्या करें, हमारे हाथ तो निकल ही नहीं रहे, मेरे भी हाथ चिपक गए हैं दीदी, अब क्या करें? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया है? हमारे हाथ क्यों चिपक गए तुलसी क्यारे में, तुलसी जी में? इतने में सुबह होती है और कविता सुबह उठकर स्नान करके तुलसी के पास आती है। तभी कविता की दोनों जिठानियाँ कविता को देखती है और कहती है, अरे कविता, आओ हमारे हाथ छुड़ाओ ना, तुलसी के पौधे में हमारे हाथ चिपक गए हैं, देखो ना, छोड़ ही नहीं रहे। तब कविता देखती है और आश्चर्य में पड़ जाती है। उनकी बातें सुनकर धीरे धीरे सुभाष और उसकी सास, कविता की सास भी वहाँ आ जाते हैं। सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं घर के। कविता की सास कहती है, अरे ये क्या हो गया? कैसे इन लोगों के हाथ इसमें चिपक गए हैं? कविता कहती है, मुझे नहीं पता माँ जी, जब मैं आई थी तो दोनों दीदियों के हाथ इस तुलसी में चिपके हुए थे। कविता की दोनों जिठानियाँ सोनल और मिनी कहती है, हमें माफ़ कर दो कविता, हम ही तुम्हारे तुलसी के पौधे को रोज़ उखाड़ कर फेंक दिया करती थी। सुभाष कहता था, अरे भाभी, ये क्या कह रही हो? आप तुलसी के पौधे को उखाड़ कर क्या रोज़ फेंक दिया करती थी? हाँ भैया, हम ही फेंक दिया करते थे, हमें माफ़ कर दो, इसी का दंड हमें मिला है, तुलसी माता ने हमारे हाथ ही तुलसी में चिपका दिए हैं। सुभाष कहता है, क्या तुम ऐसा क्यों करती थी भाभी? तब उसकी भाभी कहती है कविता की, अरे भैया, हमें कविता की पूजा से जलन होती थी, हम नहीं चाहते थे कि कविता पूजा करे और हमें कविता की पूजा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसीलिए हम तुलसी को उखाड़ कर फेंक दिया करते थे। लेकिन अब से हम तुलसी माता का मान सम्मान करेंगे, तुलसी माता की पूजा करेंगे और कविता की भक्ति पर भी हम शंका कभी नहीं करेंगे। कविता, छुड़वा दो ना हमारे हाथ, हम तुमसे माफ़ी मांगती हैं दोनों। तभी कविता कहती है, हे तुलसी माता, आप इन दोनों को क्षमा कर दीजिए, इनकी रक्षा कीजिए माँ, दया कीजिए माँ। तभी तुलसी माता प्रकट होती हैं और कहती है, कविता, इन दोनों ने मेरा भी अपमान किया है और तुम्हारी आस्था का भी अपमान किया है। इनने शंका की है भक्ति के ऊपर।
कि इन्होंने आस्था का मजाक उड़ाया है, इसीलिए इन्हें इनकी करनी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेटी कविता, मैं इन्हें दोनों को ज़रूर दंड दूंगी। कविता कहती है, नहीं माँ, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ माता, इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ तुलसी माता, इन दोनों क्षमा कर दीजिए तुलसी माता, इनके हाथ छुड़ा दीजिए। ठीक है कविता, अगर तुम कहती हो तो मैं इन दोनों को माफ़ कर देती हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि हे कविता, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, तुम सदा सुखी रहोगी। और तुलसी माता कविता को इस तरह का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी माता कहती हैं, हे कविता, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और सारी मनोकामना तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी। इसके साथ ही तुलसी माता अंतर ध्यान हो जाती हैं और सोनल और मिनी का हाथ छूट जाता है। तो कविता की दोनों जिठानियाँ तुलसी माता की पूजा करने लगी और कविता की तरह ही वह भी धर्म में आस्था रखने लग गई और सारा परिवार खुशी खुशी मिलकर रहने लगा। दोस्तों, आपको यह हमारी कविता, यह हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में जय तुलसी माता ज़रूर लिखें। राधे राधे।